Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.8 एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द मुगल्स। मुगलकालीन प्रशासनिक ढांचे के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। द मुगल्स रिटेन्ड मैनी फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द सल्तनत एंड शेर शाह। मुगलों ने सल्तनत और शेर शाह की प्रशासनिक प्रणाली की कई विशेषताएं बनाई रखी थीं। अंडर शेर शाह द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ Pargana, a group of villages, Sarkar, a group of Parganas, and a group of Sarkars, somewhat like Subas or provinces, were placed under specific offices. शेर शाह के शासनकाल में परगना गांव का समूह, सरकार परगनों का समूह और सरकारों के समूह कुछ कुछ सूबे अथवा प्रांतों जैसे की प्रशासनिक इकाइयों को विशिष्ट अधिकारियों के नियंत्रण में रखा था। द मुगल फॉर्मलाइज्ड अ न्यू टेरिटोरियल यूनिट कॉल्ड सूबा। मुगलों ने एक नई क्षेत्रीय इकाई बनाई जिसे सूबा कहा जाता था। इंस्टीट्यूशंस ऑफ जागीर एंड मानसब सिस्टम वो ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल्स। अब देखिए, मुगलों ने एक नई क्षेत्रीय इकाई बनाई, ठीक है, जिसे सूबा कहा जाता था। अब जागीर और मनसब प्रणाली के संस्थानों को भी मुगलों द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। Thus, change and continuity both marked the Mughal administrative structure, which brought about a high degree of centralization in the system. इस प्रकार परिवर्तन और निरंतरता दोनों मुगल प्रशासनिक ढांचे को चिन्हित करते थे, जिससे इस प्रणाली में उच्च दर्जे का केंद्रीयकरण किया गया था। आइए, इसमें बहुत सारे भाग हैं। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जिसको केंद्रीय प्रशासन कहते हैं। द एम्परर, सम्राट। द एम्परर वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन and controlled all military and judicial powers. सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान था और उसके नियंत्रण में सभी सैन्य और न्यायिक शक्तियां थीं। All officers in Mughal administrations owed their power and position to the emperor. मुगल प्रशासन में सभी अधिकारी अपनी शक्ति और स्थिति के लिए सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। The emperor had authority to appoint, promote and remove officials at his pleasure. अब देखिए, सम्राट को यह अधिकार था कि वह अपनी इच्छा शक्ति से अधिकारियों की नियुक्ति करता था, उनकी पदोन्नति प्रमोशन करता था और उन्हें हटा सकता था। There was no pressure, institutional or otherwise, on the emperor. For smooth functioning of the empire, a few departments were created. सम्राट पर संस्थागत या अन्य कोई भी दबाव नहीं था। सम्राट जो चाहता वो कर सकता था। सम्राट अपने कार्य को आसानी से और आराम से करने के लिए कुछ विभाग उसने बनाए थे। वकील एंड वजीर। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वजारत और Vikalat, since both were used interchangeably, was present in some form during the Delhi Sultanate also. वजारत अथवा वकीलत दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता था। इनका स्थान दिल्ली सल्तनत के दौरान भी कुछ रूपों में मौजूद था। The position of वजीर had lost its prominent position during the period of Afghan rulers in the Delhi Sultanate. वजीर का पद दिल्ली सल्तनत में अफगान शासकों के काल में अपनी उत्कृष्ट स्थिति खो चुका था। The position of the वजीर was revived under the Mughals. वजीर के पद को मुगलों ने फिर चालू किया। बाबर्स एंड हुमायूंस वजीर enjoyed great powers. बाबर और हुमायूं के वजीर अत्यधिक शक्तिशाली थे। द पीरियड ड्यूरिंग विच
Bairam Khan, 1556 to 60, was regent of Akbar, saw the rise of Wakil Wazir with unlimited power. Akbar, in his determination to curb the powers of Wazir, later on took away the financial powers from him. This was a big jolt to Wazir's power. अब देखिए, अकबर के मंत्री बैरम खान 1556 से 60 के काल में वकील वजीर को असीमित शक्तियां प्राप्त थीं। अकबर ने वजीर की शक्तियों को कम करने के लिए बाद में उससे वित्तीय शक्तियां छीन ली थीं। इससे वजीर की शक्तियों को बड़ा झटका लगा था। फिर आता है बात दीवान कुल। दीवान कुल वॉज द चीफ दीवान। दीवान कुल मुख्य दीवान था। He was responsible for revenue and finances. वह राजस्व और वित्त के लिए उत्तरदायी था। Akbar had strengthened the office of Diwan by entrusting the revenue powers to the Diwan. अब देखिए, अकबर ने दीवान को राजस्व शक्तियां सौंपकर दीवान को कार्यालय को मजबूती प्रदान की। The Diwan used to inspect all transactions and payments in all departments and supervise the provincial Diwans. अब देखिए दीवान करते क्या थे। बोल रहा है the entire revenue collection and expenditure of the empire was under his charge. The Diwans were to report about the state finance to the emperor on daily basis. दीवान सभी विभागों के सभी लेन देन तथा भुगतान की जांच व निरीक्षण करता था और प्रांतीय दीवानों की देखरेख भी करता था। साथ ही साथ वह सम्राट को हर रोज का लेखा जोखा भी देता था। आगे देखिए, आगे बोल रहा है मीर बख्शी। तो आइए इसको देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। तो मीर बख्शी के बारे में जानिए। Mir Bakshi looked after all matters pertaining to the military administration. मीर बख्शी सेना के प्रशासन से संबंधी सभी मामले देखता था। The orders of appointment of mansabdars and their salary papers were endorsed and passed by him. मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश तथा उनके वेतन के कागजातों को समर्थन प्रदान करता और उन्हें स्वीकृत करता था। He kept a strict watch over proper maintenance of the sanctioned size of armed contingents and war equipage by the Mansabdar. The new entrants seeking service were presented to the emperor by the Mir Bakshi. वह इस बात पर सख्ती से निगरानी रखता था कि मनसबदारों द्वारा शस्त्रों का और युद्ध सामग्री का उचित रख रखाव किया जा रहा है। सेवा मंगवाने वाले नए सदस्यों को सम्राट के सामने मीर बख्शी द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। सदर उस सुदुर। द सदर उस सुदुर was the head of the ecclesiastical department. सदर उस सदर पुरोहित संबंधी विभाग का मुखिया था। His chief duty was to protect the laws of the शरीयत. उसका मुख्य काम शरीयत के कानूनों की रक्षा करना था। The office of the Sadar used to distribute allowances and stipends to the eligible persons and religious institutions. सदर का कार्यालय योग्य व्यक्तियों और धार्मिक संस्थाओं को भत्ते और वजीफे बांटना था। It made this office very lucrative during the first 25 years of Akbar reign. अकबर के शासनकाल के पहले 25 वर्षों के दौरान इसने इस कार्यालय को अत्यधिक आकर्षक बना दिया था। The promulgation of Mazhar in 1580 restricted his authority. 1580 में मजहर की घोषणा ने इसके अधिकार सीमित कर दिए। According to Mazhar, Akbar's view was to prevail in case of conflicting views among religious scholars.
मजहर के अनुसार धार्मिक विद्वानों के विचारों में मतभेद होने पर अकबर का विचार मान्य होता था. This officer also regulated the matters of revenue-free grants given for religious and charitable purposes. Later, several restrictions were placed on the authority of the Sadr for award of revenue-free grants also. यह अधिकारी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदानों के मामलों का भी निर्धारण करता था. बाद में राजस्व मुक्त अनुदान प्रदान करने के लिए भी सदर के अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे. मुहतासिब्स, censor of public morals, were appointed to ensure the general observance of the rules of morality. He also used to examine weights and measures and enforce fair prices, etc. मुहतसिब लोक आचरण नियंत्रण की नियुक्ति आचार संहिता नियमावली के सामान्य अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जाती थी. यह वजन और माप की जांच करता था और उचित कीमतें आदि लागू करता था. आगे देखिए, मीर सामा. द मीर समन was the officer in charge of the royal Karkans. He was responsible for all kinds of purchases and their storage of the royal households. He was also to supervise the manufacturing of different articles for the use of royal household. मीर समन शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी था. उसकी शाही परिवार के लिए सभी प्रकार की खरीदारी करना और उनके भंडारण की जिम्मेदारी थी. वह शाही परिवार के उपयोग के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन पर भी निगरानी रखता था. आगे देखिए, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखिए. द मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 प्रोविंस और सूबास बाई अकबर. अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 प्रांतों अथवा सूबों में बांट दिया था. These were इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा एंड मुल्तान. ये प्रांत थे इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा और मुल्तान. Later on, Ahmednagar, Berar and Khandesh were added. With the expansion of Mughal Empire, the number of provinces increased to 20. बाद में अहमदनगर, बरार और खानदेश को सम्मिलित कर लिया गया, जोड़ लिया गया. मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही प्रांतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई थी. Each suba was placed under a subedar or provincial governor who was directly appointed by the emperor. अब प्रत्येक सूबा सूबेदार अथवा प्रांतीय गवर्नर के अधीन था. ये सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते थे. The Subedar was head of the province and responsible for maintenance of general law and order. सूबेदार प्रांत का प्रधान होता था तथा वह सामान्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता था. He was to encourage agriculture, trade and commerce and take steps to enhance the revenue of the state. He was also to suppress rebellions and provide army for expedition. वह कृषि, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता था तथा राज्य का राजस्व बढ़ाता था. वह विद्रोहियों का दमन करता था और अभियानों के लिए सेना मुहैया कराता था. The head of the revenue department in the Suba was the Diwan.
सूबे में राजस्व विभाग का प्रमुख दीवान होता था. He was appointed by the emperor and was an independent officer. उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और वह स्वतंत्र अधिकारी था. He was to supervise the revenue collection in the Suba and maintain accounts of all expenditures. उसे सूबे में राजस्व संग्रहण का कार्य देखना पड़ता था और वह सभी खर्चों का व्यय का लेखा जोखा रखता था. He was also expected to increase the area under cultivation. उससे आशा की जाती थी कि वह खेती योग्य भूमि को बढ़ाएगा. In many cases, advance loans, takavi, were given to peasants through his office. कई बार उसके कार्यालय से किसानों को अग्रिम ऋण एडवांस लोन, जिसको तकवी कहते हैं, वो भी दिया जाता था. The bakshi in the province performed the same function as were performed by Mir Bakshi at the center. अब देखिए, प्रांत में बख्शी द्वारा भी वही कार्य किए जाते थे जो केंद्र में मीर बख्शी द्वारा किए जाते थे. He was appointed by the imperial court at the recommendation of the मीर बख्शी. इसकी नियुक्ति मीर बख्शी के सिफारिशों रिकमेंडेशन पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी. He was responsible for checking and inspecting the horses and soldiers maintained by the mansabdars in the Suba. वह सूबे के मनसबदारों द्वारा देख रेख किए जा रहे घोड़ों और सिपाहियों की जांच और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था. He issued the pay bills of both the mansabdars and the soldiers. अब देखिए, वह मनसबदार तथा सिपाहियों दोनों के वेतन बिल जारी करता था. Often his office was combined with वकायनिकर. अब देखिए, अक्सर इसका कार्यालय वाक्यानिकर से जुड़े होते थे. In this capacity, his duty was to inform the center about the happenings in his province. इस हैसियत से उसका कार्य था कि वह अपने प्रांत की घटनाओं के बारे में सूचना दे. The representative of the central Sadar उस Sadar, at the provincial level was called Sadar. He was responsible for the welfare of those who were engaged in religious activities and learning. He also looked after the judicial department and in that capacity supervised the work of the qazis. अब देखिए, बोल रहा है प्रांतीय स्तर पर प्रोविजनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पर केंद्रीय सदर, सेंट्रल सदर, सदर के प्रतिनिधि को सदर कहते थे. यह उन लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार था जो धार्मिक गतिविधियों और शिक्षा के कार्यालय में लगे हुए थे और वे न्याय विभाग का कार्य भी देखते थे. इस हैसियत से वे काजियों के कार्य को भी देखते थे और उनकी देखरेख करते थे. आगे देखिए, There were some other officers also who were appointed at the provincial level. कुछ अन्य अधिकारी भी थे जिनकी नियुक्ति प्रांतीय स्तर पर की जाती थी. Darogai-e-Dak was responsible for maintaining the communication channel. Darogai-e-Dak संचार माध्यम के रख रखाव के लिए जिम्मेदार था. He used to pass on letters to the court through the postal runners, मेरवार्स. वह डाक वाहकों मेड़वाड़ के माध्यम से दरबार में पत्र पहुंचाता था. वकाय नवीस and वकाय निगर्स were appointed to provide reports directly to the emperor. वक्या नवीस और वक्या निगार की नियुक्ति सम्राट को सीधे रिपोर्ट भेजने के लिए की गई थी. आगे देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन. द प्रोविंस और सूबाज वर डिवाइडेड इनटू सरकार्स.
The Sarkar were divided into Parganas. The village was the smallest unit of administration. प्रांत अथवा सूबे सरकारों में विभाजित थे. सरकारों को परगनों में बांटा गया था. गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी. At the level of Sarkar, there were two important functionaries, the फौजदार and the अमलगुजार. सरकार स्तर पर दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, फौजदार और अमलगुजार. The फौजदार was appointed by the imperial order. फौजदार की नियुक्ति शाही आदेश द्वारा होती थी. Sometimes within a सरकार a number of फौजदार्स existed. कभी कभी सरकार में कई फौजदार होते थे. At times their jurisdiction spread over two sarkars even if they belong to two different सूबास. अब देखिए, कभी कभी इनके क्षेत्राधिकार दो सरकारों में होते थे जबकि ये दोनों अलग अलग सूबे होते थे. फौजदारी was an administrative division whereas सरकार was a territorial and revenue division. फौजदारी एक प्रशासनिक प्रभाग होता था जहां सरकार का क्षेत्रीय और राजस्व प्रभाग होता था. प्रभाग मतलब डिवीजन. The primary duty of the फौजदार was to safeguard the life and property of the resident of the areas under his jurisdiction. He was to take care of law and order problem in his areas and assist in the timely collection of revenue whenever force was required. अब देखिए, बोल रहा है फौजदार का मुख्य कार्य अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना था. वह अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं का निवारण करता और आवश्यकता पड़ने पर सेना की तथा समय पर राजस्व एकत्र करने में सहायता देता. आगे देखिए, द अमलगुजार और अमिल वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर. His duty was to assess and supervise the revenue collection. आगे देखिए, अमल गुजार अथवा अमिल राजस्व संग्रहण करते थे. उनका कार्य राजस्व का मूल्यांकन करना और राजस्व संग्रहण कलेक्शन की देखरेख करना होता था. He was expected to increase the land under cultivation and induce the peasant to pay revenue willingly. अब देखिए, उससे आशा की जाती थी कि वह खेती योग्य जमीन जो होती है भूमि को बढ़ाएगा और किसानों को स्वेच्छा से राजस्व देने के लिए भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा. He used to maintain all accounts and send the daily receipt and expenditure report to the provincial दीवान. वह सभी लेखा जोखा रखता था और प्रांतीय दीवान को प्रतिदिन प्राप्ति और व्यय, कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, इसका रिपोर्ट भेजता था. At the level of Pargana, the Sikdar was the executive officer. अब देखिए, आगे बोल रहा है कि परगना स्तर पर सिकदर कार्यालय या कार्यपालक अधिकारी होता था. He assisted the amils in the task of revenue collection. वह राजस्व संग्रहण के कार्य में अमिलों की सहायता करता था. The amils looked after the revenue collection at the परगना level. अमिल परगना स्तर पर राजस्व संग्रह का कार्य देखते थे. The Kwanungo kept all the records of land in the परगना. कानूंगो परगना में भूमि संबंधी सभी रिकॉर्ड रखता था. The Kotwals were appointed mainly in towns by the imperial government and were in charge of law and order. अब देखिए, मुख्यतः शहरों में कोतवालों की नियुक्ति शाही सरकार द्वारा की जाती थी तथा वह कानून और व्यवस्था का प्रभारी होता था. He was to maintain a register for keeping records of people
coming and going out of the towns. अब देखिए, वह शहर में आने और शहर से बाहर जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर रखता था. The मुकद्दम was the village headman and the पटवारी looked after the village revenue records. मुकद्दम गांव का मुखिया होता था और पटवारी गांव के राजस्व रिकॉर्ड रखता था. The services of the zamindar were utilized for the maintenance of law and order in their areas as well as in the collection of revenue. अब देखिए, बोल रहा है कि वे अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व संग्रहण में जमींदारों की सेवाएं लेते थे. The forts were placed under an officer called किलादार. किलों की रखवाली किलेदार नामक अधिकारी करता था. He was in charge of the general administration of the fort and the areas assigned in जागीर to him. वह किले के सामान्य प्रशासन तथा उसको जागीर में दिए गए क्षेत्रों का प्रभारी होता था. The port administration was independent of the provincial authority. अब देखिए, जो आपका पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसका अधिकार वो प्रांतीय अधिकारी से मुक्त था. द गवर्नर ऑफ द पोर्ट वॉज कॉल्ड मुतासद्दी हु वॉज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द एम्परर. पतन पोर्ट के गवर्नर को मुतासद्दी कहते थे जिसकी नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी. The Mutasaddi collected taxes on the merchandise and maintained a custom house. He also supervised the mint house at the airport. मुतासद्दी माल पर एक कर एकत्र करता था और वह सीमा शुल्क कार्यालय की देखरेख करता था. वह पतन की टकसाल की देखरेख भी करता था.